हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ एहसन इकबाल एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ कंसाइनमेंट अकाउंट फ्रॉम HSSC पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पिछले चैप्टर में हमने सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को पढ़ा, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि ये जो सेकेंड ईयर यानी पार्ट 2 HSSC पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक वन। वहाँ पर हम पढ़ा करते थे मेजॉरिटी चीज़ों की बेसिक्स को। हमने बेसिक डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल्स सीखे, हमने ये सीखा अकाउंटिंग है क्या चीज़ और अकाउंटिंग क्यों है। तो बच्चों, बात यह है कि जो पार्ट 2 की अकाउंटिंग है ये ज़्यादातर रिलेटेड है स्पेशलाइज्ड कंसर्न्स के साथ। स्पेशलाइज्ड कंसर्न्स मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आम ऑर्गेनाइजेशंस यानी आम बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा हट कर काम करती हैं। मतलब कि उनका काम थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड नेचर का है। करती वो भी बिजनेस है, लेकिन वो एक सिंपल बिजनेस नहीं है, बल्कि क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कंसर्न है। उनकी स्पेशलाइज्ड जॉब है और वो अपनी स्पेशलाइज्ड कंसर्न को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं और लेकर चलते हैं। और अकाउंटिंग ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ सिंपल बिजनेसेस के लिए तरीक़ेकार को वज़ा करे, बल्कि अकाउंटिंग जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन जो इधर वो बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग पर्पस के लिए काम कर रही है, या इवन वो ऑर्गेनाइजेशंस भी जिनका बेसिक पर्पस सरप्लस या प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उनको भी फैसिलिटेट करना है। तो उसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट्स का। कंसाइनमेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंसाइनमेंट है क्या चीज़, तभी हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझ सकेंगे। अकाउंटिंग की बेसिक्स को इसकी जो अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं, या अकाउंटिंग ने कंसाइनमेंट को जैसे समझाया हुआ है, अकाउंटिंग ने कंसाइनमेंट को जैसे फैसिलिटेट किया हुआ है, इसको तभी हम समझ पाएंगे कि जब हमें कंसाइनमेंट का मतलब पता होगा। देखिए, आप आमतौर पर शॉप पे जाते हैं तो शॉप वाला आपको देखें कोई चीज़ चाहिए उससे, तो आप उसको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर दें, या ये कोई भी फैशन है, उस कपड़े हैं आपको पसंद हैं, और आप कहते हैं कि वो फ़लाँ फैशन के फ़लाँ जो है कपड़े मुझे, या गारमेंट्स क्लॉथेस जो भी व्हाट्सएवर आप मुझे दे दें। तो आगे से वो शॉपकीपर या ऑनर है वो कहता है कि सर ये हमारा माल अभी नहीं आया। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा होता है कि हमारी कंसाइनमेंट अभी नहीं आई। तो ऐसा है कि व्हाट इज़ कंसाइनमेंट। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, तन मैं आपको इसके बारे में ज़रा डिटेल गाइड करूँगा कि कंसाइनमेंट है क्या। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग, इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम कंसाइनर यानी जो प्रिंसिपल है, to consignee his agent for selling purpose in other area, jurisdiction wise in other area on commission basis। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं स्टेप बाय स्टेप। इट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स, ऐसा काम कि जिसमें आप चीजें भिजवा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। फ्रॉम कंसाइनर, भिजवा कौन रहा है? प्रिंसिपल, कंसाइनर, जिस बंदे की ख्वाहिश है कि उसकी चीज़ें दूसरी जगह पर जाकर भी सेल हों, जैसे उसके हेड ऑफिस वाली जगह पर सेल हो रही हैं। किसको भिजवाएगा? अपने एजेंट को भिजवाएगा, ताकि फॉर सेलिंग पर्पस वो आगे उसको क्या कर सके? सेल कर सके। क्योंकि उसका जो एजेंट है इन अनदर एरिया, वो दूसरे एरिया में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? वो उसकी चीजें बेचकर बदले में क्या ले लेगा? अपना कमीशन ले लेगा। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन के बैकग्राउंड में हम कंसाइनमेंट का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज कंसाइनमेंट बिजनेस? कंसाइनमेंट क्या चीज है? जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वी आर स्टडीइंग द अकाउंटिंग फॉर स्पेशलाइज्ड कंसर्न्स। बिफोर दिस टॉपिक यू हैव स्टडीड द स्पेशलाइज्ड कंसर्न्स that do not keep their accounts या books of accounts records properly. So what was the accounting strategy or methodology to treat that businesses? And today
we are studying about the consignment businesses. Consignment businesses are those businesses who want to sell their goods in another area which is jurisdiction wise very far from the main hub or head office area. And if a business wants to sell goods in another area, then there are two options. अगर कोई बिजनेस चाहता है कि वो अपनी चीजें किसी दूसरे एरिया में सेल करे ताकि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन तो क्या है कि वो उस जगह पर अपनी कोई ब्रांच ओपन कर ले. जैसे आपके कंट्री की एग्जांपल मैं देता हूँ, बाटा है, सर्विस है, आप ब्रांड्स में चले जाएं, जे डॉट है, ठीक है, बरीजा है. अगर आप एजुकेशन साइड पे चले जाएं तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बेस कॉलेज है, इसकी ब्रांचेज हैं, हसन अब्दाल में भी है, टेक्सला में भी है. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई बिजनेस है, ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल भी होगी साथ, मैं एक बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की, तो उसके पास दो ऑप्शन है. अगर वो चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट दूसरे एरिया में भी इंट्रोड्यूस हो और सेल हो, तो उसके पास दो ऑप्शंस क्या हैं कि एक, या तो वो अपनी ब्रांच ओपन करे उस एरिया में, या फिर अपना कोई एजेंट बिठाकर उसको चीज़ें भिजवाए ताकि उसका एजेंट उससे कंसाइनमेंट बेसिस पे चीज़ें रिसीव करके उस एरिया में क्या करे, सेल करे. तो आपने इस पूरी डेफिनेशन में दो मेन किरदारों का नाम सुना है, प्रिंसिपल और उसका एजेंट. देखिए, कस्टमर्स और बैंकर्स के रिलेशनशिप्स में या बिजनेस में कई किस्म के रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं. उनमें एक रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट का. इसके अलावा बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं बिजनेस में और कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस में. बेलर एंड बेली है, ठीक है, इंश्योरर एंड इंडेमनिटीफायर है, इंडेमनीफायर है और इंडेमनिटी होल्डर है, सो ऑन सो फॉर. ठीक है, तो बेसिक यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप की बात हो रही है. यहाँ पर कंसाइनर है, वो प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल फोकल पर्सन है जिसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी गुड्स को दूसरे शहर में बेचे. तो लिहाजा वो चूंकि अपनी वहाँ पर ब्रांच ओपन नहीं कर सकता ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो क्या करता है, उधर अपना कोई एजेंट बिठाता है जो उसकी गुड्स को रिसीव करता है, स्टोर करता है और फिर उसको बेचता है, लेकिन बदले में कमीशन लेता है. तो दो मेन फोकल पर्सन हैं, कंसाइनर और कंसाइनी. कंसाइनर कौन है? अ पर्सन हु सेंड गुड्स, जो मेन बंदा है जिसकी गुड्स हैं और उसकी ख्वाहिश है कि वो क्या करेगा, टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को दूसरे एरिया में चीज़ें सेंड करेगा फॉर सेलिंग पर्पस, ताकि क्या हो जाए, सेल हो जाए. नेक्स्ट जो है कंसाइनी. अब जो कंसाइनी है वो कौन है? ऐसा बंदा जो कंसाइनर यानी प्रिंसिपल से चीज़ें रिसीव करेगा, स्टोर करेगा और उसके बाद उनको सेल करेगा, लेकिन बदले में कमीशन लेगा. अब हो सकता है वो बंदा वहाँ पर किसी और बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो और साथ साथ वो अपने कंसाइनर की भी चीज़ें क्या कर रहा हो, कमीशन बेसिस पर सेल कर रहा हो, या हो सकता है वो सिर्फ इसके बिजनेस को ही आगे प्रोसीड कर रहा हो. ठीक है, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट की तरफ. हम सबसे पहले ये जो पर्सन है कंसाइनर, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करना शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग ने कौन सी मेन जर्नल एंट्रीज बताई हैं कि जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भिजवा रहा होगा तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करेगा. अच्छा तो बच्चों, now we are going to study the basic journal entries in the books of consignor. मैं आपको एक चीज़ रिकॉल या रिवाइंड करवाता जाऊं कि आपने डेबिट क्रेडिट के बेसिक प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग पार्ट 1 में पढ़े थे. वो क्या थे कि वो 4 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के गिर्द घूमते थे. ठीक है, और उनकी बेसिक डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल भी उन 4 हेड ऑफ अकाउंट की तर्ज पर फ्लक्चुएट होते थे. जैसे जैसे ये इंक्रीज या डिक्रीज करते थे तो इनका डेबिट या क्रेडिट एंट्री भी हम उस हिसाब से करते थे. आपको सिखाया गया था, लेकिन रिवाइंड करवाया जा रहा है कि एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम्स होती हैं. एंट्रीज कंसाइनमेंट की तब तक आपको समझ नहीं आएंगी जब तक आपको बेसिक
हेड्स ऑफ अकाउंट्स की रूलिंग्स का आइडिया नहीं होगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब कभी बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो आप उनको डेबिट एंट्री देते हैं, डेबिट करते हैं। एंड व्हाट इज द डेबिट एंड क्रेडिट मीनिंग, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी कि डेबिट मीनिंग टू रिकॉर्ड अपर लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड, एंड द मीनिंग ऑफ क्रेडिट इज टू रिकॉर्ड ऑन द लोअर राइट साइड और राइट साइड। देन अगर बिजनेस में कोई ऐसी चीज आ रही है जिससे उसके असासों में, एसेट्स में इजाफा हो रहा है तो हम उसको डेबिट करते थे, और अगर असासों में कमी हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करते थे। जबकि लायबिलिटीज का रूल इसके ऑपोजिट है। लायबिलिटीज इंक्रीज करती थी तो हम क्रेडिट करते थे, और डिक्रीज करती थी तो हम डेबिट करते थे। एसेट्स और एक्सपेंस का रूल पैरेलल सेम है। एक्सपेंस भी इंक्रीज करते थे तो हम उनको डेबिट करते थे, और एक्सपेंस डिक्रीज करते हैं तो हम उनको क्रेडिट एंट्री देते हैं। और इनकम और लायबिलिटी का रूल कॉमन है, सेम है कि इनकम भी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगी तो डेबिट। अब हम इन रूल्स को अप्लाई करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट के ऊपर। बच्चों याद रखिएगा कि जो कंसाइनमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें एक चीज हमने खास मुख्तस कर दी है, वर्ड कंसाइनमेंट। यानी कि कंसाइनमेंट पे भेजी जाने वाली अशिया, गुड्स, चीजें जब कंसाइनमेंट की मद में भेजी जा रही हैं सेलिंग पर्पस के लिए, तो आज के बाद एक मेन अकाउंट ओपन हो चुका है जिसका नाम कंसाइनमेंट है। और ये कंसाइनमेंट अकाउंट कब कब यूज होगा, जब उन गुड्स का नाम आएगा, उनके ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस का नाम आएगा, या उनसे हासिल की गई इनकम का नाम आएगा, या उनको कोई लॉस हुआ तब भी हम उन गुड्स की जगह कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे, सो ऑन सो फार। ठीक है, फिर मैं रिवाइज करता जाऊं कि ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है इसको हम कब कब इस्तेमाल करेंगे। हर उस टाइम पे कंसाइनमेंट वर्ड यूज होगा कि जब उन गुड्स को भेजा जा रहा है, जब उन गुड्स का जिक्र किया जा रहा है, तो हम गुड्स या परचेजेस नहीं लिखेंगे, हम कंसाइनमेंट का वर्ड यूज करेंगे। और अगर उन पर कोई एक्सपेंस हमने किया है उन गुड्स पर, तब भी हम कंसाइनमेंट का वर्ड यूज करेंगे। हमने कोई इनकम जनरेट की है कंसाइनमेंट की मद में, तब भी हम कंसाइनमेंट का वर्ड यूज करेंगे, और आगे भी कुछ चीजों में। तो सबसे पहले जब कंसाइनर सेंट करता है गुड्स को, सेंट ऑन कंसाइनमेंट, व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनर, जब कंसाइनर कंसाइनी को चीजें कंसाइनमेंट पर भिजवा रहा है तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेगा। यहां पर एक्सपेक्ट्स कौन से लगेंगे, वो ये कह रहा है कि ये मेरे एक्सपेंस कंसाइनमेंट तो के पहले गुड्स यानी परचेजेस एक्सपेंस था वो अब कम हो गया है, और कंसाइनमेंट एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट बाज ऑथर्स के नज़दीक चूंकि कंसाइनमेंट भी एक फ्लोटिंग एसेट है तो इसको हम एसेट भी काउंट कर सकते हैं, लिहाजा अगर आप इसको एसेट भी काउंट करेंगे तो एसेट भी एक इंक्रीज होगा, और गुड्स यानी ये भी फ्लोटिंग एसेट है तो डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इट्स बेटर कि आप ये समझें कि जब हम गुड्स खरीदते थे देन हम उनको परचेजेस की एंट्री देते थे, और परचेजेस एक्सपेंस होता था, हम उसको एक्सपेंस काउंट करते थे, एक्सपेंस बढ़ता था तो हम डेबिट करते थे। आज वही एक्सपेंस अपनी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके कंसाइनमेंट में आ गया है, तो कंसाइनमेंट एक्सपेंस इंक्रीज और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एक्सपेंस डिक्रीज। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट देखें, जब हम कंसाइनी को चीज़ें भिजवा रहा है तो अभी कोई एतमाद, कोई जो है ना ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है कंसाइनर की कंसाइनी के ऊपर। कंसाइनी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, लिहाजा उसको गुड्स भिजवाते साथ ही कंसाइनर जो है अपने आप को क्या करता है, सिक्योर करने के लिए कुछ पैसे एडवांस के तौर पर ले लेता है। वो कहता है इफ एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी in the form, it can be in the form of cash, in the form of check, bank, or he can draw a bill on the consignee, then he would pass the entry cash, bank, bill receivable to consignee। and आप देखें कि चूंकि ये पैसे हमारा एसेट है, कोई भी फॉर्म हो वो हमारी एसेट है। you know very well that cash, bank, bill receivable, these all are counted as assets in the business।
तो हमारे एक तरफ एसेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कंसाइनी से हमने ले लिए पैसे, पहले ही ले लिए, अभी चूंकि उसने जो है तो चीज़ें बेची नहीं है, वो हमारा रिसीवेबल बना नहीं है, हमारा डेटर नहीं बना, लेकिन हमने पहले ही अपने रिसीवेबल्स को कम कर लिया। या दूसरे अल्फाज में आप यूं भी कह सकते हैं, दो तरह के एंगल हैं समझने के, कि यहाँ पर कंसाइनी को क्रेडिट करने की बात इस तरह भी है कि हमने अपना रिसीवेबल पहले से कम कर लिया, एसेट जो कि लेटर ऑन जब चीज़ें बिकनी थी तो हमारा रिसीवेबल बन जाता, डेटर बन जाता, उसको हमने एडवांस लेके पहले से कम कर लिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बजाय अभी बगैर किसी सेलिंग के, किसी भी सेल के, हमने कंसाइनी से चूंकि एडवांस ले लिया है, तो टिल दैट टाइम जब तक वो चीज़ें बेच के अपनी रिकवरी नहीं कर लेता तब तक वो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज भी हो सकता है। दोनों तरीकों से अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तब भी क्रेडिट है, और एसेट डिक्रीज हो जाए तब भी क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कंसाइनर जो है ऐसे नहीं है कि इधर से चीज़ें बंद करेगा और हवा में फेंकेगा तो दूसरे सिटी में पहुंच जाएंगी, नो, नेवर। कंसाइनर क्या करेगा, चीज़ों के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस लगाएगा, उनकी शिपमेंट करेगा, उनको एक शहर से दूसरे शहर भिजवाने के लिए मेहनत करेगा। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान कुछ खर्चे होंगे जिनको कहा जाता है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, के जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने क्या किए, अदा किए, शिपमेंट करते हुए या कंसाइनी को चीज़ें भिजवाते हुए। तो देखिए मैंने आपसे कहा है कंसाइनमेंट में होने वाले तमाम एक्सपेंसेस, इनकम्स और उन कंसाइनमेंट की गुड्स के लिए लफ्ज़ कंसाइनमेंट यूज़ होगा। तो अब यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कंसाइनर के, लेकिन कंसाइनर उन एक्सपेंसेस का नाम यूज़ नहीं कर रहा बल्कि उनको कंसाइनमेंट में डाल रहा है और कह रहा है मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और कंसाइनमेंट इसलिए डेबिट हो रहा है यहाँ पर कि वो एक्सपेंसेस की वजह से, उन एक्सपेंसेस को हमने किस में ऐड अप कर दिया है, टोटल कर दिया है, सम अप कर दिया है कंसाइनमेंट में। और कंसाइनमेंट हमारा यहाँ पर इसलिए डेबिट है कि हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि कंसाइनर जब भी चीज़ें भिजवाएगा तो उन पे होने वाले अखराजात, उनसे हासिल होने वाली इनकम के लिए लफ्ज़ कंसाइनमेंट का यूज़ करेगा। जब उसके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे तो वो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो कंसाइनमेंट को ही क्रेडिट करेगा, क्योंकि वो सारी एक्सपेंस इनकम हो रहे हैं या जनरेट हो रहे हैं कंसाइनमेंट की वजह से। तो एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट कंसाइनमेंट को किया, और एक्सपेंस किस फॉर्म में अदा किए, कैश, तो एसेट डिक्रीज एज यू नो। अच्छा, जब वो चीज़ें या गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गई तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ कंसाइनर ही एक्सपेंस अदा करता है, कंसाइनी उनको रिसीव करेगा, उठाकर अपने गोडाउन में लेके जाएगा, उनको स्टोर करेगा, डेफिनेटली उसके भी कुछ अखराजात होंगे, वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, तो कंसाइनी के पास चीज़ें पहुंच गई तो वो भी एक्सपेंस करेगा। वो क्या एक्सपेंस करेगा, एंट्री क्या होगी, देखें एक्सपेंस कंसाइनी कर रहा है लेकिन एंट्री कंसाइनर कर रहा है, इसकी क्या वजह है, इधर के एक्सपेंस कंसाइनी कर रहा है, लेकिन क्या वो कंसाइनी के ज़िम्मे है एक्सपेंस, नहीं, वो एक्सपेंसेस किसके ज़िम्मे है, कंसाइनर के ज़िम्मे है। क्यों, गुड्स किसकी हैं, कंसाइनर की हैं, जब तक वो बिक नहीं जाती उनके ऊपर होने वाले तमाम एक्सपेंसेस का जिम्मेदार कौन है, कंसाइनर है, कंसाइनी नहीं है। ठीक है, कंसाइनर की चीज़ें हैं, कंसाइनी सिर्फ बेचने का जिम्मेदार है और अपना कमीशन लेगा। कंसाइनी इस बात पे अगर उन गुड्स पे एक्सपेंस भी देगा अपनी जेब से तो वो वसूल किससे करेगा, कंसाइनर से करेगा। तो कंसाइनर उसके अखराजात के लिए भी अपनी बुक में कंसाइनमेंट को एक्सपेंस इंक्रीज की फॉर्म में दोबारा डेबिट करेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और चूंकि ये पैसे एक्सपेंस के उसने कंसाइनी को वापस करने हैं तो वो कहता है ये मेरी लायबिलिटी इंक्रीज है, इसलिए कंसाइनी क्रेडिट। ठीक हो गया, एक्सपेंस बढ़े डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो क्रेडिट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, बात यह है कि अब चीज़ें आ गई हैं, उनका बिकने का टाइम, अब वो चीज़ें आगे सेल हो रही हैं, और कंसाइनी साहब ने कंसाइनर को बता दिया कि भैया चीज़ें जो हैं अब मैं सेल करने जा रहा हूँ, अब आपकी चीज़ें बिकने वाली हैं या बेच दी हैं, अब आपको इनके पैसे मैं दूंगा। तो कंसाइनर साहब अपनी बुक में एंट्री क्या पास कर रहे होंगे, वो कहेंगे व्हेन गुड्स आर सोल्ड, कि जब चीज़ें बिक चुकी हैं या बिक रही हैं तो वो कहेगा कंसाइनी ने चीज़ें बेच दी, पैसे चीज़ों की जो जितनी चीज़ें बिकी हैं उनके पैसे कंसाइनी के पास पड़े हुए हैं, जब तक वो मुझे वो पैसे नहीं दे देता, रेमिटेंस नहीं दे देता,
तब तक वो मेरा डेटर है और मेरा एसेट है, इंक्रीज हो गया तो मैंने उसको अपनी बुक में डेबिट कर दिया। और चूंकि मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी गुड्स बिक गई, इनकम किसकी है? अल्टीमेटली कंसाइनर की है, तो कंसाइनमेंट देखें सेल को यानी इनकम को वो डालेगा किसमें? कंसाइनमेंट में। हर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट कंसाइनमेंट करेंगे, इनकम बढ़ रही है आज सेल की वजह से तो क्रेडिट भी किसको कर रहे हैं? कंसाइनमेंट को। नेक्स्ट, कमीशन पेएबल टू कंसाइनिंग, जब चीजें बिक गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि इट्स बेटर के एंट्रीज का सीक्वेंस आप यही रखें, बट अगर आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है तो आप सीक्वेंस को आगे